हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आज हम ब्लड से रिलेटिव सेकंड पार्ट को यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ब्लड का एक पार्ट पढ़ ही चुके हैं। रोजाना मेरे साथ क्लास में जुड़ते होंगे आप, तो इस बात को जानते होंगे कि इससे पीछे हमने ब्लड का एक लेक्चर पूरा कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए बने हुए हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं जो हमने पहले इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ पढ़ा है। चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिससे रोजाना क्यूज होती हैं, वो इंपॉर्टेंट क्यूज होती है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी वो सभी के सभी क्यूज। और इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ होती हैं उन इंपॉर्टेंट पीडीएफों को भी वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर को पढ़ने वाले यहाँ से 21 नंबर से। इससे पहले हमने इसके जो पीछे वाला पार्ट था, इसके पीछे वाले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चनों को डिस्कस किया ही था, ऐसा आप लोग जानते ही होंगे। 21वें नंबर के क्वेश्चन में हमें पूछा गया क्या है, मानव के कुल आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत हमें यहां से बताना था। आरपीएफ की एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा आप यहां से कि जो ब्लड होता है, इस ब्लड के दो पार्ट होते हैं, मतलब दो भाग होते हैं। एक तो ब्लड का तरल भाग होता है, कैसा भाग होता है, तरल भाग। और एक ब्लड का कैसा भाग होता है, ठोस भाग होता है। ब्लड का जो तरल भाग होता है, इस ब्लड के तरल भाग को कहा जाता है क्या, प्लाज्मा कहा जाता है। और ब्लड का जो ठोस भाग होता है, इस ब्लड के ठोस भाग को कहा जाता है क्या, रक्त कोशिकाएं। क्या कहा जाता है, रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्त कोशिकाएं। लेकिन परसेंट का यदि मैटर आपको यदि यहां से पूछा जाता है, तो ब्लड का जो तरल हिस्सा होता है, इसका हिस्सा होता है 55% से लेकर कहां तक, 60% तक होता है। लेकिन जो ठोस भाग होता है, इस ठोस भाग का कितना, 45% से कितना होता है, 40% होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब होगा प्लाज्मा कितने परसेंट पे पाया जाता है, 55% हिस्से पे पाया जाता है। रक्त कोशिकाएं कितने प्रतिशत हिस्से पे पाई जाती हैं, 45% हिस्से पे पाई जाती हैं। बाकी कहीं यदि आपको ऑप्शन यदि 60 और 40 मिले तो आप वहां उस अनुसार आप सही जवाब बता सकते हैं, लेकिन वहां 55 और 45 ऑप्शन में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखो 55 यहाँ ऑप्शन में मिल रहा था, तो मानव के कुल आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना था, प्लाज्मा हमें यहाँ से सही जवाब बताना था। रेलवे आरपीएफ की एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया था, तो क्वेश्चन से जुड़ी हुई बातों को भी आपने जाना होगा। चलिए तो इसी प्रकार अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसा कि अगला खूबसूरत सा क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन से, उस क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, कणिकाओं यानी कि कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं। अभी हमने इस बात को जाना कि रक्त के दो भाग होते हैं, एक तो होता है रक्त का तरल भाग और एक रक्त का कैसा भाग होता है, ठोस भाग होता है। कैसा भाग होता है, ठोस भाग होता है। इसमें भी हमने ऐसे जाना कि रक्त का जो तरल भाग होता है, इस तरल भाग को कहा जाता है क्या, प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। और जो ठोस जो भाग होता है, इस ठोस भाग को कहा जाता है क्या, रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं, या इसे कह सकते हैं कार्पल्स या कणिकाएं कह सकते हैं, कार्पल्स, या इसे कणिकाएं भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, कणिकाएं। अब क्वेश्चन में हमें यहां से पूछा है कि कणिकाओं के बिना, मतलब इसके बगैर जो रक्त का जो हिस्सा बच गया उस हिस्से को क्या कहते हैं। कणिकाओं के बगैर जो ठोस हिस्से को यदि हम हटा देते हैं तो कौन सा हिस्सा बच गया, तरल हिस्सा बच गया, और तरल हिस्से को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इस प्रकार यहां से सही जवाब होता हमारा क्या, प्लाज्मा। यहां से इस क्वेश्चन का सही आंसर होता, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कणिकाओं के बिना रक्त के जो हिस्सा बच गया उस हिस्से को क्या कहते हैं, उस अंश को क्या कहते हैं, उस अंश को कहा जाता है क्या, प्लाज्मा कहा जाता है। सही जवाब यहां से अपना सही जवाब होता है प्लाज्मा, यहां से सही आंसर होता। चलिए तो इसी प्रकार अगला खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, इस हीमोग्लोबिन में सम्मिश्र एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन होता है। इसमें क्या पाया जाता है, देखिएगा कि हमने इसके पीछे वाली क्लास में भी डिस्कस किया था इस बात को
कि हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का प्रकार होता है, ऐसी बात हमें प्रश्न में भी दी गई है। और इस हीमोग्लोबिन का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसके दो शब्द बनते हैं, एक तो बनता है हीम और दूसरा बनता है कौन सा, ग्लोबिन बनता है। कौन सा बनता है, ग्लोबिन बनता है। फिर इसमें भी यदि हम देखें तो हीम तो क्या होता है, एक रंजक होता है। क्या होता है, रंजक होता है। लेकिन जो ग्लोबिन होता है, ये ग्लोबिन एक किसका प्रकार होता है, प्रोटीन का प्रकार होता है। इसके अलावा भी हम बातों को जान सकते हैं यहाँ से। जो रंजक होता है, इस रंजक में एक धातु पाई जाती है जिस धातु को कहते हैं क्या, लोह धातु, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, एफी धातु पाई जाती है। और प्रोटीन जो होता है, इस प्रोटीन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, मतलब O2 का परिवहन करने का काम तो कौन करता है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में O2 का परिवहन ग्लोबिन करता है। और हीम एक रंजक होता है जिसमें लोह धातु पाई जाती है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। किसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, यदि ऐसी बातें यदि पूछा जाए तो हो सकता है आपके पास ऑप्शन में हीमोग्लोबिन हो, हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं हो तो हो सकता है हीम आपके पास ऑप्शन हो। यदि हीम भी यदि आपके पास ऑप्शन में नहीं हो तो आप वहां से बता सकते हैं। तो देखो, ब्लड से यदि रिलेटिव यदि ब्लड का रंग लाल होता है, यदि ऐसी बात यदि पूछी जाती है तो हम बता सकते हैं कि ब्लड का रंग लाल होता है किसके कारण, लोह तत्व के कारण होता है। लोह तत्व ऑप्शन में नहीं हो तो रंजक होगा, रंजक सॉरी हीम होगा, हीम नहीं हो तो क्या होगा, वहां हीमोग्लोबिन ऑप्शन में मिलेगा। तो ऐसी बात को हमें यहाँ से पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, इस हीमोग्लोबिन में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लोह तत्व यानी कि लोह धातु पाई जाती है। तो 23वें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होता कौन सा, ए हमारा यहां से सही आंसर होता। इसी प्रकार दोस्तों हम सभी क्वेश्चनों को इसी प्रकार पढ़ेंगे, फुल लेंथ के साथ पढ़ने वाले हैं। और यदि आप हमारे साथ चैनल पर नए बने हुए हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट में हमने बहुत से टॉपिकों को पीछे मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ पढ़ा है, तो उन क्वेश्चनों को आप भी जानें और टॉपिक को और बेहतर बनाएं। और दोस्तों, सामान्य विज्ञान से रिलेटिव यदि आपने अभी तक पीडीएफ को प्राप्त नहीं किया है तो सामान्य विज्ञान से रिलेटिव पीडीएफ या नोट्सों को यदि आपने नहीं प्राप्त किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ जो लिंक दिया गया है उस लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के सभी नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमें अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है। इसकी जो पीछे वाली क्लास थी, इसके पीछे वाली क्लास में भी हमने जाना था कि ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। तो कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, दो प्रोटीन होते हैं। एक तो होता है कौन सा, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा फाइब्रिनोजन। एक तो होता है ये वाला और दूसरा होता है कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और ये दोनों के दोनों जो प्रोटीन होते हैं वो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। और यदि विटामिन के बारे में पूछा जाए कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है, तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है, विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। प्रोटीन्स के बारे में पूछे तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा यदि रक्त कोशिकाओं के बारे में बात करें कि ऐसी कौन सी रक्त कोशिका होती है जो रक्त का थक्का बनाती है, तो यदि रक्त कोशिका के बारे में पूछा जाए ना तो वो कौन सी होगी, बिंबाणु, या जिसे कहते हैं क्या, प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। ऐसी कौन सी कोशिका रक्त का थक्का बनाती है जिसे प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहते हैं। विटामिन के बारे में पूछे तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। और प्रोटीन्स के बारे में पूछे तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, दो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सही जवाब यहां से क्या लगाते, सही जवाब हमारा यहां से क्या होता, फाइब्रिनोजन या फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऐसी बातों को हमने यहाँ से बहुत ही अच्छे वे में जाना है। बहुत बार आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का बनाता है, तो ऐसा कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमें अगले प्रश्न में दिया गया है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। ऑक्सीजन ले जाने वाला मतलब ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो जो हमारी आरबीसी होती हैं,
इस आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। उस प्रोटीन को कौन सा प्रोटीन कहते हैं? हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। और जो हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है। और इसी के साथ परिवहन करवाता है, इसी के साथ ध्यान रखिएगा, जो हमारी आरबीसी होती है, ये आरबीसी में पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन भरा रहता है। पूरा का पूरा क्या भरा रहता है? हीमोग्लोबिन भरा रहता है, मतलब इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। तो इस बातों को आप जान सकते हैं कि रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। सही जवाब, यहां से हमारा सही जवाब होता कौन सा? हमारा सही जवाब होता कौन सा? सी हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए तो देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्यारा सा प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? ऐसा तो देखो हम पीछे के क्वेश्चन में पढ़े कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम जुड़ाव यानी कि अधिकतम बंधुता क्षमता किसके साथ होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है, सीओ के साथ होती है, मतलब सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब हम लगा सकते थे यहां से कौन सा? सी हम यहां से सही जवाब बता सकते थे कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। सही आंसर लगा सकते थे हम कौन सा? सी हम यहां से सही आंसर बता सकते थे। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं हम। और अगले प्रश्न में दिया गया है रक्त में पाए जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लोको पायलट के पेपर में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आप ब्लड के फर्स्ट वाले टॉपिक को भी आपने पूरा देखा है और सेकंड वाले टॉपिक में भी यदि आपने कंटिन्यू मेरे साथ बने हुए हो दोनों पार्टों में, तो देखो इस बातों को तो आप विद इन सेकेंड अब जान पाए होंगे कि रक्त में पाए जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन परिवहन करता है? कौन परिवहन करता है? आरबीसी परिवहन करती है। आरबीसी यदि ऑप्शन में नहीं हो तो वो कौन सा प्रोटीन के बारे में पूछे तो प्रोटीन कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और यदि कोशिका के बारे में पूछे तो आरबीसी ऐसी कोशिका होती है ब्लड में पाई जाने वाली जो O2 का परिवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करती है। और इसी के साथ यदि डब्ल्यूबीसी के बारे में हम जाने कि डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? डब्ल्यूबीसी का काम होता है रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा यदि बिंबाणु के बारे में यदि हमें कहीं पूछा जाए तो बिंबाणु यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये प्लेटलेट्स क्या काम करने का काम करती है? रक्त का थक्का बनाती है। क्या बनाती है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। और डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछे तो क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। रोग प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती हैं। और आरबीसी के बारे में पूछे तो आरबीसी में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन? हीमोग्लोबिन प्रोटीन, वो किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसी प्रकार हमें यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया था ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? लाल रुधिर कणिकाएं करती हैं, जिन्हें शॉर्ट भाषा में हम कहते हैं क्या? इन्हें आरबीसी कहा जाता है। सही जवाब बता सकते थे कौन सा? डी। और यदि प्रोटीन्स के बारे में पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन। समझ गए होंगे आप इतनी बातों को। तो सही जवाब 27वें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होता कौन सा? डी हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए तो इसी प्रकार अगला खूबसूरत सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन है मानव का रक्त लाल होता है, मानव का रंग लाल किसके कारण होता है? रेलवे 2018 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था और इससे जुड़ी हुई बातों को हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है। चलिए हम फिर से भी यहाँ फिर दोबारा से यहाँ से जानते हैं क्योंकि तो ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है। हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड में क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी में एक प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। और इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण हमारा रक्त का रंग कैसा होता है? रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है ना?
इतनी बातों को आपने यहाँ से जाना होगा। यदि हीमोग्लोबिन में भी पूछा जाए ना कि हीमोग्लोबिन में भी किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन में भी किसके कारण होता है, हीम के कारण जो रंजक होता है जिसमें लोहे धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, लोहे धातु पाई जाती है। तो अब तो सही जवाब हम बता सकते थे यहाँ से कि मानव का रक्त लाल होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और अब आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख के ये बताएं कि मायोग्लोबिन के कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण किसका रंग लाल होता है। चलिए तो बताइएगा। देखिए, यदि आपने मांसपेशियों के टॉपिक्स को पढ़ा होगा तो आप इस बातों को जाना होगा कहीं से भी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने मांसपेशियों के टॉपिक को यहीं से सीखा होगा, कहीं से भी मांसपेशियों के टॉपिक को पढ़ा होगा तो वहां से आपने इस बात को जाना होगा। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो मांसपेशियों का जो टॉपिक है उसको आप प्लेलिस्ट को विजिट करके आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, टॉपिक का जो पूरा सार है उस पूरे सार को उन क्वेश्चनों में आपके साथ शेयर किया था। अभी तक यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उस टॉपिक को भी वहां से देख सकते हैं, जिसमें हमने ऐसे डिस्कस किया था कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण तो क्या होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। और जो मायोग्लोबिन जो होता है, ये मायोग्लोबिन के कारण हमारी मांसपेशियों का रंग लाल होता है। जिन मांसपेशियों में मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है उनका रंग तो कैसा होता है, लाल होता है। और जिन मांसपेशियों में मायोग्लोबिन प्रोटीन अनुपस्थित होता है उन मांसपेशियों का रंग होता है कैसा, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। तो सफेद मांसपेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाई जाती, जबकि लाल जो मांसपेशियां होती हैं इनमें, लाल मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। कहने का मतलब मांसपेशियों को रंग देने का काम, रंग देने का काम कौन करता है, मांसपेशियों को रंग देने का काम कौन करता है, मायोग्लोबिन करता है। जबकि जो मांसपेशियां जो सफेद होती हैं उसमें मायोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाई जाती है। और हमारे ब्लड को रंग देने का काम कौन सा प्रोटीन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों संबंधित है, दोनों ही प्रोटीन है, लेकिन मायोग्लोबिन मांसपेशियों का रंग डिसाइड करता है और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का रंग डिसाइड करता है। तो यहाँ रक्त के बारे में पूछा था तो सही जवाब लगा सकते थे कौन सा, बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आ ही चुका है स्क्रीन पे। चलिए तो देखिए कमेंट बॉक्स में सही जवाब बताएं आप मेरे को किस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए तो 29 नंबर को डिस्कस करने देखें आप कि 29 नंबर के क्वेश्चन में हमें सही वे में क्या बताना है यहां से। चलिए तो देखें, चलिए 29 नंबर को हम पढ़ रहे थे यहां से। और राजस्थान पुलिस एसआई की एग्जाम में इतना सस्ता प्रश्न पूछा गया था और ये नोट्सों में ऐसे कैसे हुबहू आपके पास मैच कर रहा था। दोस्तों आपने जिस भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यदि सामान्य विज्ञान के यदि आप कंटेंट यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। और वहां से आपको अन्य जिस भी आप प्रतियोगी परीक्षा में की आप तैयारी कर रहे हो वहां से आपको इन नोट्सों में हुबहू क्वेश्चन आपको पहले भी पूछे गए हैं, आगे प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी लगने वाली हैं उनमें भी यहां से आपको हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कंटेंट को यदि आपने प्राप्त नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का सहारा ले, सबसे ऊपर की तरफ पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से आप सामान्य विज्ञान को जितने भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में हमें पूछा कि मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की औसत जीवन काल कितना होता है। मतलब लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी के बारे में बताना था कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग कितने दिन का, 120 दिन का होता है। यह क्वेश्चन आपको देखो मॉडरेट क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस एसआई की एग्जाम में यहाँ आपको 15 तारीख के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो सही जवाब हम लगा सकते थे कौन सा, बी। हम यहाँ से सही जवाब लगा सकते थे कि जो मनुष्य की जो आरबीसी जो होती है इस आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। सही जवाब आप जान पाए होंगे यहाँ से। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो विद इन सेकेंड ये सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में बताना था कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। यदि ब्लड के दोनों दोनों यदि आपने पार्टों में यदि मेरे साथ शुरू से सफर किया है और यहां तक यदि दूसरे पार्ट में भी बने हुए हैं, तो यहां आपको बहुत बार पीछे आ चुका है प्रश्नों में कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि जो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को एक अंग से दूसरे अंग से, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि हमारे शरीर में आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए। कौन सा काम होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए काम होता है। कौन सा? आरबीसी का काम होता है। सही जवाब हम बता सकते थे कि यहां से 30 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ सकते हैं हम। चलिए तो अगला प्रश्न खूबसूरत सा आपके पास स्क्रीन पे आ ही चुका है। देखिए फटाक से देखिए इसका कमेंट बॉक्स में आप सही जवाब लिखें कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए तो बताइएगा। देखें कि क्वेश्चन नंबर आपको 31 दिया गया स्क्रीन पे, तो इसका सही जवाब आप क्या लगा सकते हैं यहां से। चलिए तो बताइएगा। देखें कि शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? ब्लड में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसा आप जान चुके हैं यहां से। वो तीनों कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है कौन सी? आरबीसी, एक है कौन सी? डब्ल्यूबीसी, और एक है कौन सी? प्लेटलेट, जिसे बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। आरबीसी का कार्य यदि पूछा जाए एग्जाम में, तो क्या करता है? O2 का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन का क्या करती है? परिवहन करती है। डब्ल्यूबीसी के कार्य यदि पूछा जाए, तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने का काम करती है। कौन? डब्ल्यूबीसी करती हैं। और बिंबाणु जो होती हैं, इस बिंबाणु का काम होता है क्या? इस बिंबाणु का काम होता है रक्त का थक्का बनाने का। तो हम यहां से बता सकते हैं कि ये क्या काम करती है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। कौन? बिंबाणु। डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा जाए तो डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने का कार्य करती है। आरबीसी के बारे में पूछा जाए तो आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन करवाने के लिए जिम्मेवार होती है। तो यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पूछा गया है कि संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। सही जवाब यहां से कौन सा होता? बी हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए तो 32 नंबर के क्वेश्चन को यहां से पढ़ते हैं। और 32 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया स्क्रीन से कि 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें यहां से दिया गया क्या है? रक्त में सफेद कण, रक्त में जो सफेद जो कण होते हैं, और आगे खालिस्तान दिया गया था। और ये देखो एनटीपीसी की एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला था कि रक्त में सफेद कण खालिस्तान क्या होते हैं? सफेद कण जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, इस डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल होता है, या हम उसे ऐसे कह सकते हैं सफेद सफेद रक्त कणिका, या हम उसे कह सकते हैं क्या? कोशिका कह सकते हैं। कोशिका कह सकते हैं। और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या था? डब्ल्यूबीसी का कार्य था रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। रोग प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने का काम था किसका? डब्ल्यूबीसी का था। तो अब पढ़े आप ऑप्शन में कि रक्त में सफेद कण प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं? नहीं, हीमोग्लोबिन तो किस में? आरबीसी में पाया जाता है। पोषक तत्वों को ले जाते हैं? नहीं, पोषक तत्वों को भी डब्ल्यूबीसी नहीं लेकर जाती है। शरीर में संक्रमण से बचाती है। सही जवाब होगा कौन सा? सी हमारा यहाँ से सही जवाब होगा कि डब्ल्यूबीसी का काम होता है रोगों से लड़ने से, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, मतलब इम्यून जो सिस्टम होता है, मतलब प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, उस प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। इस प्रकार 32 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होता कौन सा? सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न को भी डिस्कस करते हैं हम यहां से। और अगले प्रश्न में दिया गया है रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को कहते हैं। रक्त का जो थक्का होता है,
इससे रक्त को थक्का बनने के लिए दो प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये तो प्रोटीन है दोनों के दोनों। यदि कोशिका के बारे में बात करें, ऐसी कौन सी कोशिका होती है जो रक्त का थक्का बनाती है? वो कोशिका होती है कौन सी? विमाणु। यदि आपको विटामिन के बारे में पूछे कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेवार होता है, तो विटामिन के होता है। इसके अलावा हमें ऐसे पूछा जाए कि रक्त के जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो रक्त के जमने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं, यानी कि रक्त का क्लोट कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। सीपीयू की एग्जाम में इतना सस्ता प्रश्न पूछा गया था जिसको आप सूंघने मात्र से ही इसका सही जवाब बता सकते थे कि सही जवाब क्या होगा, ए हमारा यहां से सही जवाब होगा। इसी प्रकार अगला जो खूबसूरत सा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, उस क्वेश्चन को भी मैं यहां से लाता हूं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ क्या, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? सफेद रक्त कण मतलब डब्ल्यूबीसी का कार्य बताना होगा यहाँ से। और यदि आप इस जो मैंने आपको ये पार्ट पढ़ाना शुरू किया था ब्लड का, यदि इस वीडियो में शुरू से बनते हुए आ रहे हैं, तो हमने 2-3 बार तो इस चीज को जान चुके हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। यानी कि हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून जो क्षमता होती है उसको मजबूत बनाए रखने का काम करती है कौन? डब्ल्यूबीसी। यानी कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने के लिए सुरक्षा का काम करती है कौन? डब्ल्यूबीसी। इसी कारण हमारे शरीर की सुरक्षा बॉडीगार्ड भी कहते हैं, किसको? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। तो ऑक्सीजन ढोने का काम नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ढोने का काम नहीं, रोग प्रतिरोधक करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना, यहां से सही जवाब होता कौन सा? सी हमारा यहां से सही जवाब होता कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सफेद रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। चलिए तो इसी प्रकार अगले प्रश्न को भी यहां से पढ़ते हैं हम। और अगला प्रश्न हमें दिया गया है क्या, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? रुधिर में श्वेत रक्त यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या, यदि हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या औसतन संख्या से अधिक हो जाए तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऐसा हमें यहां से प्रश्न में बताना होगा। तो रोग प्रतिरोधक यानी कि रोगों की जो विज्ञान की जो शाखा होती है, उस भाषा में यदि हम डब्ल्यूबीसी से रिलेटिव बात करें कि डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होना, डब्ल्यूबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होना, डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होना, डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होना क्या कहलाता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होना ल्यूकेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कहलाता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त का कैंसर भी कहते हैं, रक्त का कैंसर भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना होगा आपको यहां से ल्यूकेमिया के बारे में कि डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है लगभग 9000 के आसपास होती है। कितनी होती है? 9000 के आसपास होती है। लेकिन आरबीसी की संख्या के बारे में बात करें तो आरबीसी की संख्या होती है लगभग 50 लाख के आसपास। और इसी के साथ यदि बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो प्लेटलेट्स की संख्या होती है 3 लाख से 5 लाख के आसपास होती है। तो तीनों के बारे में हम जान चुके हैं कि लगभग 9000 के आसपास होती है कौन? डब्ल्यूबीसी। 50 लाख के आसपास होती है कौन? आरबीसी। और यदि हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, किसकी? प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स की संख्या होती है लगभग 3 से 5 लाख होती है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अत्यधिक होना क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। सही जवाब बी यहां से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगला प्रश्न भी आपको दिखाता हूं। 36 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने क्या, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहां बनती हैं? ऐसा हमें यहां से बताना है। लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी। हमारे ब्लड में आरबीसी का जो पाई जाती हैं, इस आरबीसी का निर्माण कहां होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहां होता है? अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा पाया कहां जाता है? हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो बड़ी जो हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के बीच में जो खोखला जो स्थान होता है, इस खोखले स्थान को हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। और यही अस्थि मज्जा हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण करता है, हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण करता है। इसी के साथ यदि आपको ऐसे पूछा जाए ना
कि बचपन यानी कि शिशु अवस्था में जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है तब उसमें आरबीसी का निर्माण कौन करता है? उस स्थिति में आरबीसी का निर्माण करता है यकृत और प्लीहा करता है। तो सही जवाब वहां से हम बता सकते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहां बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। सही जवाब होगा कौन सा? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। इसी के साथ यदि परीक्षा में ऐसे बातें पूछी जाती हैं कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है, तो यकृत और प्लीहा करता है। चाहे तो आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं इस बात को कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा करता है। और जब भी आप मेरे साथ क्लास में यहाँ जुड़े तो कापी और पेन को आप अवश्य लेकर बैठें। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप वहां से नोट कर सकते हैं। चलिए, तो 36 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता कौन सा? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं, पहले आप एक बात सुने। जितने भी आपको साइंस से रिलेटिव टॉपिक्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको नोट्सों में ऐसे कैसे मिल सकते हैं? नोट्सों की पीडीएफ आप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही इसमें क्रम चल रहा है वैसा का वैसा क्रम आप उन नोट्सों में जान सकते हैं, वैसा का वैसा आप वहां क्रम भी देखने को मिलेगा आपको। और इसी के साथ आप जब भी क्लास में यहां से बैठे रहें तो उन नोट्सों को आप अपने सामने रखें कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अच्छा लगे या इनसे रिलेटिव जिस बात को आपने नहीं जाना था पहले, यदि आपने यहाँ से जाना था तो उस बात को वहां से नोट भी कर सकते हैं। और दोस्तों बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें। यदि काम हमारा यदि पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें आप, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने की जो ऊर्जा मेरे को मिलती है उसी ऊर्जा से मैं आपको क्लास में यहाँ से जो भी कंटेंट होता है वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो और भी बेहतरीन कंटेंट लेने के लिए आप लाइक शेयर में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें। और अब आए प्रश्न की तरफ। 37 नंबर के प्रश्न में हमें दिया गया है हीमोग्लोबिन में मौजूद जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? क्लास के शुरू में भी मैंने आपको इस बात को वाकिफ करवाया था आपको कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाए जाने वाला एक प्रोटीन का प्रकार होता है। और यदि इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो चीज हमारे पास प्राप्त होती हैं। एक तो होता है हीम और दूसरा हमारे पास प्राप्त होता है कौन सा? ग्लोबिन। कौन सा प्राप्त होता है? ग्लोबिन प्राप्त होता है। तो हीम जो होता है ये हीम तो एक किसका प्रकार होता है? रंजक का प्रकार होता है। और इसी के साथ जो ग्लोबिन जो होता है ये ग्लोबिन किसका प्रकार होता है? ये ग्लोबिन प्रकार होता है किसका? प्रोटीन का प्रकार होता है। प्रश्न में भी हमें इसी बात को पूछा है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन कौन होता है? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है। 37 नंबर के सही जवाब होता कौन सा? बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। कौन सा होता? बी हमारा यहाँ से सही आंसर होता। और यदि रंजक के बारे में पूछा जाए तो रंजक कौन होगा? हीम मतलब रंगने वाला, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। चलिए, तो बेसब्री से आप इंतजार कर रहे होंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को हम यहाँ से देखते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न हमें दिया गया है डब्ल्यूबीसी का सामान्य से अधिक होना कहलाता है। इसके पीछे के क्वेश्चनों में भी हमने ऐसी बातों को सीखा था कि डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। और क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। और देखो अब यहां से आप दो चीजों को जानें। एक तो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होना? डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होना। एक तो स्थिति आपके पास ये बन सकती है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होना। एक स्थिति हमारे सामने ऐसे बन सकती है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होना, आवश्यकता से अधिक वृद्धि होना। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? देखो, डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होना क्या कहलाता है? ल्यूकेपीनिया। जी आपने सही सुना है, मैंने ल्यूकेपीनिया यहां लिखा है। क्या लिखा है? ल्यूकेपीनिया यहां लिखा है। इसी के साथ डब्ल्यूबीसी की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होना उसे कहते हैं क्या? ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो अब देखो प्रश्न में हमें कौन सी बात पूछी? ये वाली बात पूछी है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। प्रश्न में भी हमें यही बात पूछी गई है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होना क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। और यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाए ना कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होना क्या कहलाता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होना क्या कहलाता है? ल्यूकेपीनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकेपीनिया कहलाता है।
तो वहां हम इस प्रकार का आंसर बता सकते हैं। तो 38 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हमारा कौन सा होता? डी होता। चलिए 39 नंबर के क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं और 39 नंबर के क्वेश्चन में हमें यहां से पूछा गया है कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं। एसएससी की एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। इसका जो पीछे वाला पार्ट था दोस्तों, यदि आपने अभी तक इसके पीछे वाले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप इसके पीछे वाले पार्ट को भी देखें, जिससे कि वहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैंने आपके साथ शेयर किया था, उन बातों को भी आप वहां से जान सकते हैं। और वो जो पीछे वाले पार्ट में बात बोली थी, मैंने आपको सिखाई थी जिन बातों को, वो बात इस पर्सन में लागू हो रही है। यहाँ पीछे वाले पार्ट में हमने ऐसे कहा था कि जो आरबीसी होती हैं, इस आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन इसका जीवन काल होता है। जैसे इसका जीवन काल पूरा होता है तो ये आरबीसी जो होती हैं, ये आरबीसी प्लीहा के पास, किसके पास? प्लीहा के पास, प्लीहा के पास ऐसे वेटिंग लिस्ट में लगी रहती हैं, ऐसे लाइन में लगी रहती है मरने के लिए। और इसी कारण हम ऐसे कहते हैं कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। इस कारण प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन में भी हमें यहाँ से पूछा गया है कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? प्लीहा में होती हैं। कहाँ होती हैं? प्लीहा में होती हैं। इसी कारण प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। किसका? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए दोस्तों, सीरीज के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं और सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर का। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है आज इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए, रक्त में पाए जाने वाला, रक्त में पाया जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। कि हमारा रक्त में क्या ऐसी चीज पाई जाती है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करती है? चलिए तो बताइएगा, देखें कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती है। अपन बहुत बार इस बात को जान चुके हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है भाई? ऑक्सीजन का परिवहन करती है कौन सी? लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी करती हैं। कौन करती हैं? आरबीसी करती हैं। और आरबीसी में भी कौन करता है? आरबीसी में भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। तो यहां से 40 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हम बता सकते थे क्या? सी हम यहां से सही जवाब अपना बता सकते थे कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका काम होता है किसका? O2 का परिवहन करवाना, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करवाने का काम होता है। यही बात हमें यहाँ से क्वेश्चन में भी पूछी गई थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चनों को मैंने आपके साथ शेयर किया है वो बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा पाया हूंगा और उम्मीद करता हूं आपके वो समझ में भी आए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों ब्लड के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होने वाले हैं जो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से देखने वाले हैं। यदि दोस्तों यदि आप चैनल पे नए बने हुए हैं और आपने पीछे के टॉपिक्स को अभी तक नहीं पढ़ा है तो पीछे के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट में विजिट करोगे तो आपको क्रम दर क्रम सभी टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स को हम पीछे पढ़ा है सभी टॉपिक्स आपको वहां से अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप क्रम दर क्रम उन सभी टॉपिक्स को वहां से जान सकते हैं और अच्छे वे में भी आप वहां से सीख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा काम यदि पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट लिख के आप जाएं यहाँ से कि आपको कौन सी बात यहाँ से सबसे अच्छी लगी है और आगामी आने वाले दिनों में आप किस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। ऐसी बातों को आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद।